नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गेट रैपिड सीरीज़ फॉर गेट 2021। इसके अंदर क्या होगा कि हम एक सब्जेक्ट लेंगे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, साथ में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये होगा आपका शॉर्ट रिविजन वीडियोस, साथ में जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो बताऊँगा, साथ में आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो आज हम करते हैं शॉर्ट रिवीजन। तो आज हमारा पहला टॉपिक है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में क्या होता है? फोरकास्टिंग में हम करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड विद द हेल्प ऑफ पास्ट डाटा। इसमें क्या है कि आपके पास एक बेकरी की कंपनी है, मान लीजिए बेकरी है आपके पास छोटी सी। आपने 2019 के अंदर 100 केक्स बनाए, 2020 के अंदर आपने 110 बनाए, तो 2021 में आपको कितने केक बनाने चाहिए वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग टेक्निक्स टू फाइंड आउट कि हमें 2021 के अंदर कितने केक्स बनाने चाहिए। तो जो आप इसमें फोरकास्टिंग में करते हैं, इसमें अंदर आप जो फोरकास्टिंग करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ह्यूमन जजमेंट, कि आप अपने दिमाग से और प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए जजमेंट करें कि हाँ मैं इतना निकाल सकता हूँ कि भैया मुझे, मान लीजिए आपको लगा कि इस साल 120 केक आपको बनाने चाहिए, आपने ह्यूमन जजमेंट से किया या फिर आपने मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए। पास डाटा लेकर उसको एनालाइज किया, साथ में मैथमेटिकल टूल्स लगाए और 120 आपकी वैल्यू आई। तो हम इसको कहते हैं फोरकास्टिंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड, या आपकी फ्यूचर में कितना डिमांड होगी वो आप इससे डिसाइड करते हैं कि आपके पास में कितना सेल हुआ है, आपके पास में कितनी डिमांड थी, उससे आप डिसाइड करते हैं कि आपके फ्यूचर में कितनी डिमांड थी। उसे बोलते हैं फोरकास्ट। फोरकास्टिंग क्यों यूज़ करते हैं पहले देखते हैं। हेल्प्स इन डिटरमाइन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका वॉल्यूम कितना है, आपको कितने प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट किया कि 2021 में 100 केक बनेंगे, 100 केक की ज़रूरत है, और मान लीजिए डिमांड हो गई 130 की। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको कितना सामान चाहिए और कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो आपको पोटेंशियली थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर आपने कम प्रेडिक्ट किया और आपकी डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, आपके पास स्टोरेज हो जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, तो भी आपको नुकसान होगा। तो फोरकास्टिंग से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, और ये हेल्प भी करता है कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितना कितना आपको प्रोडक्ट बनाना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो उसको आपको पूरे आइडिया मिल जाता है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा हो गया कि आपका बजट कितना होगा, कि आपको 100 केक के लिए इतना आटा चाहिए, इतनी मैदा चाहिए, इतना अंडा चाहिए, इतना शुगर चाहिए, इतना क्रीम चाहिए। तो आपको इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे को इतना बजट चाहिए होगा अपने इन 100 केक्स को बनाने के लिए। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका बजट कितना होगा। तीसरा ये पता चल जाता है कि भाई आपको कितनी लेबर चाहिए, उनका बजट कितना होगा, ये भी इसका आपको पता चल जाता है कि आपको 100 केक बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, कितना उनको बजट चाहिए, ये भी आपको पता चल जाता है। चौथा है कि आपको मटेरियल कितना चाहिए, उसका आपको आइडिया हो जाता है। पांचवा जो इसमें है वो है कि आपको अपना प्लांट एक्सपेंशन, या फिर मान लीजिए आप की बेकरी की शॉप है, आपके पास एक ओवन है, आपको लगा कि हाँ इतने ओवन में नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा भी ओवन ले लेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतनी डिमांड है तो मैं दूसरा ओवन भी ले लेता हूँ, ये मेरे लिए फिजिबल होगा। छठा, जब आप इतनी सब चीज़ें लेंगे तो आप प्राइस पॉलिसी भी डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कितना प्राइस इस पर रखूँ कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो आपकी प्राइस पॉलिसी भी फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप जितना भी इसमें प्रिडिक्ट करते हैं वो इसमें होता है पास्ट डाटा, वो आपका मेन फैक्टर होता है कि हाँ भाई पास्ट में कितना सेल हुई है, उसके हिसाब से आप अपनी जो फोरकास्टिंग करते हैं।
अब देखते हैं इसमें फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं दो तरीके की, एक होती है क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव, दूसरी होती है क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव, और आप इसे कह सकते हैं जजमेंटल। क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव जो यूज़ होती है वो होती है ओल्ड डाटा के लिए, यानी कि आपकी जो बेकरी है, मान लीजिए आपके पास एक बेकरी है, वो काफ़ी पुरानी है, मतलब 2005 5 साल हो गए उसको चलते हुए, तो उसके पास भरपूर डाटा होगा पास, तो वो उससे आराम से प्रेडिक्ट कर लेगा कि डिफरेंट मैथमेटिक टूल से कि हाँ भाई इस साल हमारा कितना सामान बिकेगा कितना नहीं। और दूसरा है क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव में आपकी बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मार्केट में, आप बिल्कुल नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो उसमें जो है आपके पास कोई पास डाटा नहीं है, तो आप उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो, आप डिमांड जो है अपनी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी डिमांड कितनी होगी, तो होता है क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो आपकी टेक्निक्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं। पहले देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव टेक्निक्स। इट इज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट, ये हम न्यू प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पहली होती है ओपिनियन सर्वे, दूसरा होता है मार्केट ट्रायल, तीसरा होता है इसके अंदर मार्केट रिसर्च, चौथा होता है इसके अंदर डेल्फी मेथड। इसको क्या करके देखते हैं। पहला आपका है ओपिनियन सर्वे, दूसरा है मार्केट ट्रायल, तीसरा है मार्केट रिसर्च और चौथा है डेल्फी मेथड। इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे के अंदर क्या होता है, आप जो है ह्यूमन जजमेंट, आप मार्केट ट्रेंड्स सब कुछ देखते हुए अपने आप जो है अपनी जो फोरकास्टिंग है उसको प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड with the help of human judgment। इसके अंदर क्या होता है, आप अपना जो बुद्धिमत्ता है ह्यूमन जजमेंट, कि आप कितनी आसान अच्छी तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी डिमांड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई भी पास डाटा यूज़ नहीं होता है। जिसमें इसमें जो आपके फ्यूचर की जो डिमांड है उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप मार्केट को कैसे रीड करते हैं, हाउ डू यू रीड द मार्केट। अगर आपने मार्केट को अच्छी तरह से रीड किया है तो आपकी जो प्रोडिक्शन है वो अच्छी होगी, अगर नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप डाटा को कितनी अच्छी तरीके से रीड करते हैं, मार्केट को कितनी अच्छी तरह। इसके अंदर क्या होता है, हम बेसिकली डाटा ओपिनियन सर्वे में रिटेलर्स जो फुड का विक्रेता होता है उनसे जानकारी लेते हैं कि हाँ जो आपके सामान बेचते हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि हाँ क्या हो सकता है, डिमांड कैसी हो सकती है, मार्केट कैसा है, उससे हमें आइडिया हो जाता है। दूसरा होता है मार्केट ट्रायल। मार्केट ट्रायल में क्या होता है, आप एक बहुत छोटा सा सैंपल लेते हैं अपने प्रोडक्ट का और आप उसको लोगों को फ्री में बांटते हैं। बहुत छोटा सा सैंपल लेंगे, जैसे टूथपेस्ट हो गया, टॉफ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गया, ब्रेड,
बहुत छोटे जो एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं या बहुत छोटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप एक लिमिटेड नंबर में और लिमिटेड पॉपुलेशन में देते हैं, फिर उसका आप फीडबैक लेते हैं। उस फीडबैक के हिसाब से आप अपनी जो डिमांड है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। देन वी टेक द फीडबैक उसके बाद फीडबैक के बाद हम क्या करते हैं, डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। इसको आपने जनरली देखा होगा सुपरमार्केट्स मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें आपने इसको देखा होगा, बहुत होता है वहाँ पर। और ये होता है छोटे प्रोडक्ट्स के लिए, फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स, यानी आप गाड़ी वगैरह करते रहें, इतना करते हैं कि आपको नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तीसरा होता है इसके अंदर मार्केट रिसर्च। इसके अंदर क्या करते हैं आप, एक डाटा एनालिसिस कंपनी या कोई कंपनीज होती हैं जो आपकी तरह के ये डाटा वगैरह को एनालाइज करती हैं, डाटा बनाती हैं, उनको हायर करते हैं। वो क्या होता है, आपकी जगह पे सर्वे करेंगी, आपके लिए पॉपुलेशन में सर्वे करेंगी, डाटा बनाएंगी, ग्राफ बनाएंगी, सब कुछ बनाएंगी, फिर आपको वो दे देंगी, कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द मार्केट। फिर वो आपको सब कुछ प्रेडिक्ट करके दे देंगी, स्टैटिक्स और वगैरह सब कुछ लगाकर कि भैया आपका कितना प्रोडक्ट चल सकता है, सब आपका कंपटीशन कितना है, सब कितना है, उसके हिसाब से आपको अपनी फ्यूचर की डिमांड प्रेडिक्ट करनी है। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि आप एक कंपनी को दे रहे हैं कि आपके लिए रिसर्च करें, तो इसमें काफ़ी पैसा लगता है, बट इट्स वेरी हेल्पफुल, काफ़ी हेल्पफुल है ये। आप अच्छी तरीके से डिमांड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चौथा है आपका डेल्फी मेथड। इट इज़ द बेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ए एक्सपर्ट है, दूसरा बी है, आप उससे सिलसिलेवार क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ ये मुझे कितना करना है, यहाँ पे कितना प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उसके हिसाब से वो आपको एक कंक्लूजन बना के देंगे, आपको जवाब मिलेगा, आप उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, बाद में आपको कितनी डिमांड चाहिए, कितना आपका डिमांड हो सकती है, वो आप फोरकास्ट करते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय मिल जाती है। ये बेस्ट मेथड है फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव मेथड। ये दो तरीके का होता है, एक है टाइम सीरीज मेथड, दूसरा है कैजुअल और इकोनोमेट्रिक मेथड। जो टाइम सीरीज मेथड होता है उसके अंदर होते हैं चार। एक होता है पास्ट टाइम एवरेज, दूसरा होता है मूविंग एवरेज, तीसरा होता है वेटेड एवरेज, चौथा होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। कैजुअल मेथड में होता है कोरिलेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। पहले देखते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव या क्वांटिटेटिव मेथड होता है वो यूज़ करते हैं हम पास्ट और ओल्ड प्रोडक्ट्स के लिए।
जिसके अंदर आपके पास भरपूर डाटा होता है कि हाँ इतना हो सकता है, इतना हमें बनाना है। पहले देखते हैं हम टाइम सीरीज मेथड। इसके अंदर पहला है पास्ट एवरेज। पास्ट एवरेज में क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके पास 10 डाटा है, 2010 का आपके पास डाटा है, 2011 का डाटा है, 12 का डाटा है, 13 का डाटा है, 14 का डाटा है, 15 का है, 16, 17, 18, 19 और 20। मान लीजिए आपके पास इन सब का डाटा है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के इनका एवरेज ले लेंगे। इसका मतलब है आप हर एक डाटा को सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एवरी डाटा सेम इंपॉर्टेंस। 2010 की भी हमारे पास वैल्यू है, 2011 को भी हम सेम वेटेज दे रहे हैं और 2020 को भी हम सेम वेटेज दे रहे हैं। तो सेम इंपॉर्टेंस टू ऑल डाटा। इसमें आपने क्या किया, इसमें सिंपल आपको एवरेज लेना है, यानी कि हो गया सिग्मा एन डिवाइडेड बाय एन। पास्ट एवरेज जो होगा वो होगा आपका सिग्मा एन अपॉन एन। सारे आपको यहाँ पे जोड़ने हैं और उसका एवरेज लेना है। ये हो गया आपका पास्ट एवरेज। दूसरा होगा आपका मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप सर्टेन टाइम पीरियड में, मान लीजिए आपके पास है 2010, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसमें आप सबको सारे डाटा को नहीं लेते, कुछ टाइम पीरियड का डाटा लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपका 2010, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपको 16 का निकालना है। तो आपने क्या किया, 13, 14, 15 उनको लिया, उसका एवरेज निकाला और 16 की जो डिमांड है उसे प्रेडिक्ट कर लिया। इसका फ़ायदा क्या है, जो आपका पास्ट एवरेज है वो हर एक डाटा को सेम इंपॉर्टेंस देता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1988 का भी डाटा है, आज के टाइम पे शायद आप उसको यूज़ ना करें, लेकिन वो हर एक डाटा को सेम एवरेज, सेम वैल्यू देता है। पर मूविंग एवरेज में क्या होता है, हम रिसेंट डाटा को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं कि हाँ ये हमारे पास डाटा है, इसको ले लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। जैसे आप गेट के एग्जाम में देखें, आप 2020 के पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कंपेरिजन टू 2010 की। जो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें आसानी हो जाएगी। 2010 में आप शायद थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन लें, लेकिन 2020 के पेपर को आप बहुत इंपॉर्टेंस देंगे एज कम्पेयर टू 2010। तो यही होता है मूविंग एवरेज में, लेटेस्ट डाटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू ओल्ड डाटा। वेटेड एवरेज मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें हम वेट असाइन करते हैं टू डिफरेंट डाटा पॉइंट्स। डिफरेंट डाटाज को हम वेट असाइन करते हैं और वो जो वेट्स है उनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। मान लीजिए आपके पास 4 वेट्स हैं, तो उसकी वैल्यू होगी n1 + n2 + n3 + n4 = 1। अब आप वेट कैसे असाइन करते हैं, वेट क्यों असाइन करते हैं, पहले ये देखते हैं वेट क्यों असाइन करते हैं। आपने मूविंग एवरेज मेथड देखा, आपने ज़रूर उसमें लेटेस्ट ट्रेंड को इंट्रोड्यूस करा, लेकिन आपने हर एक वेट को, हर एक डाटा को सेम वेटेज दिया। 2013 को भी सेम वेटेज दिया, 2014 को भी सेम वेटेज दिया, 2015 को भी सेम वेटेज दिया। बट आप चाहते हैं कि आप जो लेटेस्ट डाटा है उसको ज़्यादा वेटेज दें, इसको कम वेटेज दें, इसको उससे भी कम वेटेज दें, इसको उससे भी कम वेटेज दें। तो आप क्या करते हैं, आप वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने लिया डाटा 2010, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपको 16 का निकालना है 4 को लेकर। तो आप पहले क्या करेंगे, सिग्मा एन कर लेंगे। अब देखते हैं हाउ टू असाइन वेटेज। आप वेट कैसे असाइन करते हैं, पहले क्या करते हैं, मान लीजिए आपको 4 पीरियड के लिए डाटा वो क्या कहते हैं एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसका सम कर लेंगे, सिग्मा एन करके सम निकाल लेंगे। 4 × 4 + 1/2, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। क्या करेंगे 10 के बाद, अब इसको
बढ़ते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे। यानी 2015 वाला जो है उसको पहले वेटेज देंगे, ज़्यादा वेटेज देंगे, 2014 को कम वेट उससे कम, 2013 को उससे कम और 2012 को सबसे कम। इसमें क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन सिग्मा n माइनस 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा n माइनस 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा n। ये चलता रहेगा जितना आपने असाइन करें उसके हिसाब से। यहाँ पे आपने 4 असाइन किए तो 4 के हिसाब से चलेगा। तो पहले देखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर होगी 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1। तो अगर आप इसका जोड़ लेंगे तो इसकी आ रही है वैल्यू 1, यानी हमने सही तरीके से असाइन किया। अब क्या करेंगे, 0.4 इंटू 15, मान लीजिए इसका कोई भी डाटा, मैंने इसको 15, 14, 13 मान लिया। 0.3 इंटू 14 प्लस 0.2 इंटू 13 प्लस 0.1 इंटू 12। तो ये क्या होगा, इससे आपका नेक्स्ट जो 16 में होगा उसकी फोरकास्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने हर एक जो डिमांड है उसको अलग अलग। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इसमें ये क्या है, ये वेटेड एवरेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, आप पास डाटा को भी वेट देते हैं और न्यू डाटा को भी वेट देते हैं, पर जैसे जैसे आपका जो डाटा है वो ओल्ड होता जाता है उसकी जो रिलेवेंस है वो कम होती जाती है, बट स्टिल आप उसको वेट देते। शुरुआत में जो नया है उसको आपने ज़्यादा वेटेज दी है, धीरे धीरे आपकी जो वेटेज है वो कम होती जा रही है टाइम के साथ। ये टाइम हो गया, ये वेटेज हो गई। शुरुआत में ज़्यादा, उससे बाद उसके कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उससे बाद। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखें जो मोस्ट डाटा है, जो मोस्ट रिसेंट है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिली है, और जो लीस्ट डाटा है उसको सबसे कम वेटेज मिली है, पर सबको वेटेज का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये होगी अल्फ़ा डी टी। यहाँ से अगर आप इसको निकालें तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा एफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी माइनस 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डी टी माइनस 2 सो ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी माइनस 1 प्लस, अगर आप इसमें 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस डी टी माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने पर आएगा एफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एफ टी माइनस, यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है वो उसको बोलते हैं स्मूथनिंग कांस्टेंट, और जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में। इस फॉर्मूले की इतनी ज़रूरत नहीं है, मेन ये है, मेन ये है, मैंने बस आपको बता दिया, आइडिया दे दिया। ये कैश कोर्स ही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो अल्फ़ा की हम वैल्यू अगर आपको ना दिया हो 2/n+1 हम ले सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू पीरियड्स, कितने पीरियड के लिए आपका डाटा आपको निकालना है। इसमें एक चीज़ नोट करने की है जो अक्सर पूछते हैं लोग, इसमें अक्सर पूछा जाता है वो अल्फ़ा की वैल्यू, कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक चीज़ नोट करने लायक है, एफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एफ टी माइनस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर अल्फ़ा की वैल्यू नियर 1 है और अल्फ़ा की वैल्यू नियर 0 है, अल्फ़ा इज नियर 1 और अल्फ़ा सेकंड केस होगा अल्फ़ा इज नियर 0। अगर अल्फ़ा नियर 1 है, मान लीजिए नियर 1 का मतलब हो गया 0.8, 0.9, 0.5, 0.7, तो इसमें क्या होगा, अगर आप इस फॉर्मूले में रखें
तो हम डिमांड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कंपैरिजन टू फोरकास्टिंग, यानी फोरकास्टिंग को हम कम तवज्जो दे रहे हैं और डिमांड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप इसका कंक्लूजन निकालें तो इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ पता चलती है, जो आपका प्रोडक्ट है एक तो वो रिलेटिवली न्यू है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा फोरकास्टिंग नहीं है, रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पास डाटा नहीं है। दूसरा, आपका जो टाइम पीरियड है यानी एन, वो स्मॉल है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो एन स्मॉल होगा। अगर आप यहाँ से देखें 2/n+1, अगर एन की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ एन डिक्रीजेज अल्फा इंक्रीजेज। इसका मतलब हो गया जो आपकी फोरकास्टिंग है उसका फ्लक्चुएटिंग नेचर है। इसका मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो अनस्टेबल है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपका अल्फा नियर 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, तो इससे क्या होगा, आप फोरकास्टिंग को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट है वो ओल्ड प्रोडक्ट है। दूसरा, आपका जो एन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपकी कंपनी बहुत पुरानी है, आपका प्रोडक्ट बहुत पुराना है। तीसरा, आपकी जो फोरकास्टिंग है वो स्मूथ है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। इसका मतलब आपकी जो डिमांड है वो फ्लक्चुएटिंग नहीं है, और ये जो इसका नेचर है डिमांड का वो स्टेबल है। एन लार्ज होगा, इसका मतलब एक चीज़ है कि अगर आपका एन लार्ज है तो आपकी जो अल्फा है वो कम होगा। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो डिमांड है वो स्टेबल है। अगर आपका एन स्मॉल है, अल्फा बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिमांड है वो अनस्टेबल होगी। ये मेन चीज़ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक चीज़ और है जो आपको देख सकते हैं, लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी और लिमिट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर तो जो इसको आप डिस्कस करें तो अल्फा की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी तो एन की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी, कि इससे ज़्यादा आपका डिमांड है वो स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी एन जो है वो इन्फिनिटी हो गई है। दूसरा, अगर आपकी जो अल्फा 1 है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इससे मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो अनस्टेबल है, क्योंकि आप फोरकास्टिंग कुछ ले रहे हैं, सब आपका डिमांड के ऊपर डिपेंड हो रहा है, आपके पास डाटा बहुत कम। इसी के साथ ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।